जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 15 और बार है सोमवार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तबीयत पहले की बजाय बेहतर है मेरी, और बिल्कुल पूरे डॉक्टर्स के सजेशन के हिसाब से मैं अपना ट्रीटमेंट ले रहा हूं, और उम्मीद ये करता हूं कि पहले की बजाय मेरी आवाज़ भी ठीक है और वापस उसी रौनक के साथ और उसी शिद्दत के साथ मैं आपका मनोरंजन भी करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको दिन भर की तमाम खबरें भी मैं उसी तरह दिखाया करूंगा जैसे पहले दिखाया करता था। लेकिन शर्त एक ही है, फटाफट आप जितने भी दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं वो पहले खबरों को शेयर करें फटाफट। मुझे मालूम है आज बहुत ज़्यादा शादियां हैं और लोग उनमें ज़्यादा बिजी होंगे, लेकिन जिनको जी न्यूज़ पोर्टल की खबरों का इंतज़ार रहता है ना, वो तो क्योंकि मोबाइल तो जिम में है ना, तो वो जहाँ भी हैं वहाँ इन खबरों को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आज दिन भर की बहुत सारी खबरें हैं सर। बहुत कुछ कहना है, सुनना है आप लोगों से। मैं भी बहुत लंबे टाइम बाद में मुखातिब हुआ हूँ, हालांकि ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 दिन हुए होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों की कमी बहुत महसूस होती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे बरसों हो गए आप लोगों से मिले हुए, और मैं भी बहुत मिस करता हूँ आप लोगों को। लेकिन अब सब कुछ ठीक है और उम्मीद ये करते हैं कि सब कुछ ठीक हो भी जाएगा। आज तो सर जो 2-3 दिन से आपको लाइव दिखा रहे थे, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ सर। उन्होंने बहुत अच्छी लाइव दिखाई आपको, दिन भर की तमाम खबरें आप तक पहुँचाई, और आप लोगों ने उनका जो हौसला बढ़ाया उसके लिए आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। और देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक क्वालिटी होती है। अजय भारद्वाज अपने आप में एक अलग क्वालिटी रखता है, आशुतोष जी उनकी अपनी एक क्वालिटी है, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया खबरें आपको दिखाई। पदम जी उनके साथ रहे, तो दिन भर की तमाम खबरें, तमाम अपडेट उन्होंने जो दिखाई उसके लिए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि 2-3 दिन से खबरें आपको लगातार मिल रही थी। मैं फिर हो सकता है 1-2 दिन में फिर छुट्टी पे जाऊं, क्योंकि मुझे लगातार बोलने के लिए मना किया गया है सर। लेकिन आशुतोष भी आए, उनकी भी तबीयत आज ख़राब हो गई, उनको फीवर था। उन्होंने मुझे दिन में मैसेज किया कि सर आज मैं एब्सेंट रहूँगा, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ आज अवेलेबल। मैं जयपुर से आज आ गया था और दिन भर मैंने तैयारी की, और उसके बाद में फिर आज दिन भर की मैं आपको खबरें बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि 2-3 दिन से लगातार आप उसी शिद्दत के साथ और उसी मोहब्बत के साथ इन खबरों को देख रहे थे, और लगातार आशुतोष भैया का हौसला बढ़ा रहे थे। तो आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। शेयर लगातार करते रहें। अब बात करते हैं आज के दिन भर की खबरें की। देखिए, पुलिस महकमे में एसीबी जो इन दिनों काम कर रही है ना, वो काबिल तारीफ़ है। लगातार एसीबी, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता सर जब एसीबी कोई कार्रवाई ना करती हो। एंटी करप्शन ब्यूरो और एमएन दिनेश साहब, सलाम है सर उनको, और बीएल सोनी साहब, उनको भी सलाम है। इन दोनों के नेतृत्व में एसीबी की टीम अलग अलग जिलों में जो काम कर रही है ना, वो शानदार काम कर रही है। अजय जी, बिल्कुल भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जो उनके गलत लग रहा था, हराम की लग रही थी, सीधे कह रहा हूँ, हराम की रोटी लग रही थी, उनके हड़कंप तो मचा हुआ है। नहीं, पर एक बात मुझे ये बताइए, आज मैंने कहीं एक लेख पढ़ा था, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलने के बावजूद भी आखिर इन सरकारी कर्मचारियों का ईमान मात्र 2,000, 5,000 रुपए में क्यों डोल जाता है? तनख्वाह को तो तनख्वाह समझते ही नहीं है। तो ये क्या तो ऊपर की आमदनी तोहफा है? ऊपर की आमदनी चाहिए, शर्म करो। जैसे कि वो आज एक रेपिस्ट पकड़ा था ना, बहुत बड़ा। हाँ, बिल्कुल, मैं आगे बढ़ रहा हूँ उस बारे में। तो एसीबी का धमाका जारी है, और यूआईटी अलवर का एक जेईएन नवीन दुआ, आज उसको 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। और अलवर के नगर विकास न्यास का ये मामला है, और परिवादी से बिल पास करवाने की एवज में ये पैसे मांगे गए थे। जेईएन है, कनिष्ठ अभियंता। अब आप सोचो, अच्छा खासा पैसा मिलता होगा उसको, अच्छी तनख्वाह मिलती होगी, फिर भी 20,000 रुपये में ईमान डोल गया ना उसका। अब नौकरी भी गई, ईमान भी गया, दूसरी बात इज्जत भी गई, और तीसरी बात वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई उदाहरण पेश नहीं कर सकता। वो अपने ही परिवार से नजरें नहीं मिला सकता है कि आखिर आपने चंद पैसों के लिए, कागज़ के चंद टुकड़ों के लिए अपना ईमान, अपना ज़मीर बेच दिया है ना, आपका वजूद ख़त्म हो गया सर। तो सरकारी कर्मचारियों को ये समझना पड़ेगा। एसीबी तो अपना शिकंजा चला ही रही है। दूसरी बात, जनता बहुत जागरूक है सर। अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं पैसा ले लूँगा या अस्मत ले लूँगा, मैं आऊँगा उस मुद्दे पर भी कि अस्मत के बदले अगर आप किसी से कोई काम करवा लेंगे तो ये गलत फहमी है आपकी। एसीबी का जो पंजा है ना, वो आपको अब कहीं नहीं छोड़ने वाला, और लोग जागरूक हैं सर। बिल्कुल, अब आपको लोग नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। और एसीबी के नंबर भी हाँ 1064 है, आप एनी टाइम कभी भी कॉल करिए। भ्रष्टाचारी आपसे रिश्वत मांगता है, काम आपका नहीं करता है ऑफिसों में, और लेट रसीद भी करता है, तो आप बराबर, अगर भ्रष्टाचार पैसे मांगता है तो आप बराबर शिकायत 1064 पे कर सकते हैं। बिल्कुल।
चलिए, एसीबी का एक मामला और है, रिश्वत के मामले में अश्वत, है ना, रिश्वत के बदले अश्वत मांगने के एक मामले में एसीपी कैलाश बोहरा, जिनको पुलिस ने एसीबी ने ट्रैप किया था, उनको आज एसीबी कोर्ट ने 26 मार्च तक जेल भेज दिया है। ठीक है। दूसरी बात, उनकी नौकरी से भी उनको निलंबित कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस के लिए ये बिल्कुल दागदार चेहरा है, बिल्कुल। हाँ, और इससे दागदार चेहरा तो अलवर वाली घटना थी और सर। सबसे बड़ी बात तो अजय जी, वो महिलाओं का थाना भी देखते थे, महिलाओं का, पीड़ितों को महिलाओं का थाना देखते थे। क्या महिलाओं का थाना देखते होंगे वो? नहीं देखते थे ना, महिलाओं की असमत देखते थे वो। चलिए, तो हैं चंद बेशर्म लोग, लेकिन ये सब फिट होने वाले हैं धीरे धीरे करके, और शादियों की धूम है सर आज। ठीक है, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। विभिन्न मुद्दों और शिक्षा विभाग में लंबित चल रही भर्तियों, शारीरिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्याख्याता आदि को लेकर के शिक्षा मंत्री डोटासरा जी कल विधानसभा में जवाब देने वाले हैं। बहुत मुश्किल घड़ी है उनके लिए भी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। दूसरी बात, उनके ही विभाग के बहुत सारे कर्मचारी जो है ना, वो इन दिनों धरने पर बैठे हुए हैं। बेरोजगार एकीकृत महासंघ है, वो लगातार धरना दे ही रहा है, वो लगातार जारी है अभी भी। और व्याख्याताओं का भी है मामला, तो इनको लेकर के कल डोटासरा जी को विधानसभा में स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। बैंकों की हड़ताल पूरे प्रदेश में जारी है। बैंकों का काम ठप पड़ा है और लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा का जो कारोबार है वो ठप हुआ है प्रदेश में। अगर बैंकों की बात की जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र की 4,196 और ग्रामीण क्षेत्र की 1,555, इनमें सबसे ज़्यादा 1,358 शाखाएं SBI की हैं, जिन्होंने कामकाज बंद रखा है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार प्रभावित हुआ है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो भी है प्रदेश स्तर की। CM गहलोत ने की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। क्या कुछ निर्णय हुए हैं उनको विस्तार से मैं आपको कल ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि बैठक देर शाम शुरू हुई थी। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, शेयर करना ना भूलें सर। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ शेयर करें सर, ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को प्यार दें, प्यार दें। अच्छा, गाना याद आ गया आपको, दे दे प्यार दे। बिल्कुल प्यार देना चाहिए शेयर को। हाँ, और जी न्यूज़ पोर्टल को भी, सिर्फ शेयर को नहीं, जी न्यूज़ पोर्टल को भी प्यार देना है, ठीक है ना, जो अब तक देते आए हैं आप। चलिए भरतपुर की तरफ चलते हैं, इसका क्या करें? एक दर्शक पूछ रहे हैं कुछ। पदम जी, मिर्ची कहाँ कहाँ लगती है, टाइम टाइम पर हमारे दर्शकों को बताते रहा करो। देखिए, वो एक पदम जी का मामला है वो, लेकिन बार बार इन चीज़ों को कहना भी थोड़ा ठीक नहीं होता। बिल्कुल, जो जी न्यूज़ पोर्टल, हम तो बताना चाहेंगे दोस्तों, हाँ। जी न्यूज़ पोर्टल सच्ची खबर दिखाता है। अगर इससे कोई किसी को मिर्ची लगे तो लगे। हाँ जी भाई, ये बात करो, मनोज भाई, मनोज अभी बाद में बात करें ना, लाइव चल रहा है। अरे लाइव चल रहा है ना सर, लाइव में कैसे बता रहे हो आप? चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ अगली खबर भरतपुर से। चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में आज जिला परिषद की बैठक हुई, और जिला परिषद की बैठक में विभिन्न योजनाएं जो चल रही हैं उनके बारे में उन्होंने जानकारी ली है। इसके अलावा नरेगा योजना में जोड़कर हर गांव में नाली निर्माण और सफाई के कार्य करवाए जाएं, इसको लेकर के सख्त निर्देश दिए हैं मंत्री सुभाष गर्ग ने, ताकि गांवों का विकास हो सके। भरतपुर से अगली खबर, SP देवेंद्र बिश्नोई ने कल जिले के पुलिस बेड़े में बड़ा बदलाव किया। बहुत सारे थाना अधिकारियों को ट्रांसफ़र किए गए। अब उसमें एक ज़रूर हुआ था, आज एक अपडेट वहाँ से आई है कि एक तबादला हुआ था भुसावर थाना अधिकारी का, जिसको आज निरस्त कर दिया गया है। भुसावर थाना अधिकारी जयराज की जगह इंद्रराज मुरलिया को लगाया गया था, उनका जो तबादला है उसको निरस्त कर दिया गया है, बाकी और सारे यथावत हैं। भरतपुर से अगली खबर, और बड़ी शानदार खबर है सर, पॉजिटिव खबर है जो मेरे पास आई और इसने मुझे आकर्षित किया। पॉजिटिव खबर ये थी, 17 वर्ष की 11वीं में पढ़ने वाली खुशबू अपने पिता की बैसाखी बनी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल भरतपुर की रहने वाली खुशबू के पिता एक अखबार बांटने का काम करते हैं सर, और 140 घरों में वो अखबार बांटा करते थे। एक एक्सीडेंट में उनके पिता का जो है पैर टूट गया, लेकिन आप ताज्जुब करोगे कि अपने पिता की बैसाखी बनी वो खुशबू, और अब वो सुबह 4 बजे उठ करके अपने पिता की जगह साइकिल से उन 140 घरों में अखबार बांटने का काम करती है। और अखबार बांटने के बाद वो अपने स्कूल भी जाती है,
ट्यूशन भी जाती है और अपनी मम्मी के कामों में हाथ भी बढ़ाती है और रात को 10 बजे वो सोती है और अपने पिता की देखभाल भी करती है। मैं खुशबू को सलाम करता हूँ और उनको आशीर्वाद भी देता हूँ। उसके जज्बे को भी मैं सलाम करता हूँ कि खुशबू, आप अपने पिता की बैसाखी बनी। ये जज्बा हर बेटी में होना चाहिए और बेटियाँ बेटों से कम नहीं होती। खुशबू की जो मैंने स्टोरी आज पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी और यकीनन वो जो कर रही है ना, उससे हौसला मिलता है किसी परिवार को कि खुशबू जैसी बेटियां हर घर में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो नगर परिषद में हुई चोरी, भरतपुर नगर परिषद में, और 5 ऑटो टिपर के से 5 बैटरी चुरा ली गई और एक बैटरी को तोड़ दिया गया जो नगर परिषद में खड़ी हुई थी। मथुरा गेट थाने के पास की ये घटना है और निगम के जो कमिश्नर हैं उन्होंने 2 गार्डों को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि उनके होते हुए आखिर ये चोरी क्यों हुई, तो लापरवाही के चलते उनको सस्पेंड कर दिया गया है। भरतपुर से अगली खबर है, गौशाला के लिए भूमि आवंटन को लेकर के साधु संत लामबंद हो गए क्योंकि गौशाला के लिए भूमि आवंटित हो चुकी है, उसके बावजूद भी उनको वो भूमि मिली नहीं है। गांव रसिया में 5 बीघा ज़मीन मिली है गौशाला के लिए, लेकिन फिर भी उनको नहीं दी जा रही है। इसको लेकर के वो लामबंद हुए हैं और उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है प्रशासन को। अगर 15 दिन के अंदर अंदर गौशाला की भूमि उनको नहीं दी गई तो वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, उपवास करेंगे, ये उन्होंने साफ साफ कह दिया है। अरे जी बिल्कुल, राजस्थान सरकार ने भी नंदी गौशाला खोलने की घोषणा की थी, लेकिन वो अभी तक कागजों में चल रही है। और जबकि जो नंदी महाराज है काफ़ी संख्या में राजस्थान में बढ़ रहे हैं और प्रत्येक ये घटना के सबक भी बन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, दुर्घटनाओं को अंदेशा हो रहा है इन चीज़ों से। कागजों में या ये वादे करते रहेंगे, नंदी गौशाला को धरातल पर उतारिए जिससे कि आम पब्लिक को और नंदी महाराज को भी राहत मिल सके। सर थोड़ा सा ये देखते रहना कि आवाज़ इसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना, बता देना मुझे। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। बैंक कर्मियों की हड़ताल जारी है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर के आज नारेबाजी हुई है। धौलपुर जिला मुख्यालय से एक खबर थी। धौलपुर एसपी केसर सिंह, उनके तो क्या कहने साहब, लगातार अपने जलवे वो दिखा रहे हैं, चाहे अपराधों के खिलाफ हो, चाहे दस्युओं के खिलाफ हो, चाहे उनका ऑपरेशन क्लीन स्वीप हो, तो लगातार वो काम कर रहे हैं। आज उन्होंने ब्यौरा प्रस्तुत किया साहब, पुलिस ने क्या कुछ किया, पुलिस कार्रवाई का उन्होंने ब्यौरा प्रस्तुत किया। पिछले 8 महीने में जिले की पुलिस ने 45 इनामी बदमाशों को पकड़ा है। धौलपुर पुलिस का मामला है। धौलपुर पुलिस ने पिछले 8 महीने में 45 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2000 से लेकर के 90,000 तक के इनामी बदमाश थे जिनको पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा है। एसपी केसर सिंह, उनकी टीम ना सिर्फ पहाड़ों में, जंगलों में, बीहड़ों में, बल्कि हर जगह कार्रवाई की है सर। उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी और उनकी टीम ने जो काम किया ना, उसी का ये नतीजा है कि वहाँ से अब दस्यु उन्मूलन जो है उसको लगातार बल मिल रहा है, अपराधों पर नियंत्रण किया जा रहा है। हालांकि हम जानते हैं क्राइम कभी ख़त्म नहीं हो सकता सर। ये समाज है, 130 करोड़ हिंदुस्तानी यहाँ रहते हैं, सब शरीफ हो जाएं ये तो संभव नहीं है। तो क्राइम तो होगा, लेकिन क्राइम कम है या ज़्यादा है वो इम्पोर्टेंट है, वो मायने रखता है। आप क्राइम पर कंट्रोल कितना करते हैं। क्राइम ख़त्म हो जाए ये तो संभव नहीं है, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए ये संभव नहीं है। यदि ऊपर के आला अधिकारी या ऊपर का मुखिया यदि सख्त हो ना, तो बराबर क्राइम भी कम हो सकता है, किया जा सकता है। बिल्कुल। जिस तरह से यूपी में क्या हालत है आप बता सकते हैं? यूपी में है, अब इन दिनों आपने एसपी सुधीर चौधरी साहब कर रहे हैं, कम ही किया जा सकता है, ख़त्म तो नहीं हो सकता। खैर क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि समाज का एक अभिन्न अंग भी है, अंकुश लगाया जा सकता है। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि अच्छी रणनीति के तहत एसपी साहब ने बिल्कुल बेहतरीन काम किया धौलपुर में। और अप्रैल 2020 में उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया था, तब से लेकर के अब तक एमपी पुलिस के साथ, क्योंकि धौलपुर में एक सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी सीमाएं 2 राज्यों से मिलती है। राजस्थान तो है ही, मध्य प्रदेश से भी धौलपुर की सीमाएं मिलती हैं। चंबल का एरिया है, बीहड़ वाला एरिया है, डकैतों का भी आतंक है, अवैध हथियारों का भी बोलबाला है। तो इतना आसान नहीं है सर वहाँ काम करना, लेकिन एसपी केसर सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर के जो काम किया वो वाकई में सराहनीय रहा है। बिल्कुल। अगर राजस्थान सरकार या किसी भी कोई सरकार का अगर हस्तक्षेप नहीं हो ना क्राइम मिटाने में, अगर पुलिस और पुलिस के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का पूरी खुली छूट दे देना उनको, तो बराबर अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है।
क्योंकि राजनीतिक संरक्षण जरूर मिलता है नहीं बिल्कुल। अपराधियों को। और देखिए आप पुलिस को फ्री हैंड कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वही बात है ना, आज अपन छोटे छोटे अगर उदाहरण देखें, आप देखिए एक यातायात पुलिसकर्मी जब आपको पकड़ता है ना, तो सबसे पहले गाड़ी से उतरने से पहले तो आप फ़ोन मिला देते हैं, बात करो साहब, डिप्टी साहब मेरे जानकार हैं, एसपी साहब मेरे जानकार हैं, फलाना पत्रकार मेरा जानकार है। ये गलत बात है सर, और मैंने अपने जितने जानकार हैं ना उनसे ये करेगा सर प्लीज़। चलिए तो कुल मिलाकर के ये है। अब चलते हैं हम करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ खबरें आपने शेयर किया कि नहीं किया? शेयर करते जाइए भाई। दीपू सर देखना शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग, लगातार शेयरिंग चलनी चाहिए दोस्तों। मैं तकलीफ़ के बावजूद भी आज आपके सामने हूँ, और वो इसीलिए हूँ क्योंकि मैं भी आपके बिना थोड़ी सी बेचैनी महसूस कर रहा था। चलिए अब चलते हैं करौली की तरफ। टोडा भीम के विधायक PR मीना साहब आज उन्होंने सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण किया और CMHO और प्रभारी जो हैं उनसे व्यवस्थाओं को लेकर के विस्तृत जानकारी ली, और जो अव्यवस्थाएँ थी उनको सुधारने के निर्देश दिए हैं। ये वहाँ से खबर थी। बालघाट से एक चौंकाने वाली खबर आई। शाम को एक कार निकल रही थी और कार के सामने पहाड़ियों से निकल करके आ गया पैंथर। जो सवार थे कार में उनकी जान निकल गई सब दहशत की वजह से, और वो पैंथर काफ़ी देर तक वहाँ रहा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद ये कर रहा हूँ आपने शेयर किया होगा इस दौरान। देखिए कई बार क्या होता है, जो IT के जानकार है ना वो इस बात को जानते हैं कि जब हम कोई ऐसी चीज़ दिखाते हैं ना तो इस पर कॉपीराइट लग जाता है सर कई बार, तो हमें उन चीज़ों को बंद भी करना पड़ता है। चलिए तो मैं आपको करौली की खबरें दिखा रहा था कि कल बालघाट के यहाँ एक ऐसा मामला आया जब कार सवार यात्रियों के सामने अचानक एक पैंथर आ गया। हालांकि वो काफ़ी देर वहाँ रुका और उसके बाद में वो निकल गया। तो ये एक मामला ज़रूर आया था। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, हमारे ज़िले की तरफ। तो माउंट टाउन पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए 500 रुपये के इनामी बदमाश देवी शंकर मीणा को गिरफ्तार किया है, और तोड़फोड़ और चोरी के मामले में ये 1 साल से फरार चल रहा था, और आज इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 1 साल से फरार था ये, तो लगातार पुलिस काम कर रही है। अब बात करते हैं हमारी मतलब जार की। जी हाँ, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, जिसका मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो आज जार ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जो है ना अखिलेश यादव, उनकी एक सभा में पत्रकारों के ऊपर जो हमला हुआ उसको लेकर के आज 2 बजे से 4 बजे तक कलेक्ट्री के सामने धरना भी दिया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया। कारण ये था
और मुझे भी बड़ा ताज्जुब होता है सर कई बार कि जितने भी ये जनप्रतिनिधि हैं ना, चाहे सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, जब इनको अपना महिमा मंडन करना होता है ना, जब अपनी की बाही लूटनी होती है, तब तो इन्हें पत्रकारों की याद आती है। लेकिन अगर पत्रकार द्वारा एक गलत सवाल पूछ लिया जाए जो शायद उनकी नज़र में गलत है, पत्रकार की नज़र में सही है मगर उनकी नज़र में अगर गलत है, तो बड़े भड़क जाते हैं साहब। उनसे संबंधित तीखे सवाल पूछने पर बस तीखे मत पूछो, जो पूछना है ना हलवा पूछो, मीठा पूछो, तीखा कुछ मत पूछो। तो ये नहीं हो सकता ना सर। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप मीडिया को कहते हैं और पत्रकारिता हमारे यहाँ स्वतंत्र है, तो फिर आप क्यों बचते हैं इन सवालों से? अगर आपसे कुछ भी गलत सवाल या कुछ भी ऐसा सवाल पूछ लिया तो आपने पत्रकारों पर हमला करवा दिया। तो उनकी नज़र में गलत है। हाँ, होता है। हमारी नज़र में चाहे वो सही है। बहुत सारे सवाल हैं सर, और बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो बड़े उखड़ जाते हैं कई बार पत्रकारों के सवालों से। क्यों साहब? अरे जनाब, अगर आप सही है ना तो सही सवालों का सही जवाब देना भी तो सीखिए। जनता ने आपको चुना है, कब तक बचोगे? और मीडिया की नज़रों से ये तो सवाल ही नहीं है। आप सोच रहे हैं कि दबा देंगे आवाज़ को, वो तो नहीं दबेगी सर। तो इसकी निंदा करते हैं हम भी कि अगर पत्रकारों के साथ कोई भी बदसलूकी होती है, गलत व्यवहार होता है, तो हम उसकी निंदा करते हैं। और पत्रकारों से भी हम ये कहना चाह रहे हैं, अपनी मर्यादा में रह करके और तरीके से आप सवाल जवाब करिए। बिल्कुल जी जान से हम आपके साथ हैं, लेकिन पत्रकारों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। पत्रकारों को किसी का मोहरा नहीं बनना चाहिए, स्वतंत्र पत्रकारिता करिए आप। बिल्कुल। तो राष्ट्रपति के नाम उन्होंने ज्ञापन दिया जार ने। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों के बीच में एक पुल है साहब, चंबल का पुल, ठीक है, जिसको अपन ज़्यादातर पाली पुल कहते हैं। ये लगातार सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है और हम भी लगातार इस बात को उठाते आ रहे हैं कि साहब ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब वहाँ से कोई ना कोई व्यक्ति कूद करके आत्महत्या ना करता हो। अब समस्या क्या है, कई तो सांसद इसके लिए पैसा खर्च करने की मांग उठा चुके हैं। अरे साहब फेंसिंग करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। आप पे ये छोटा सा काम नहीं हो रहा? 2 राज्यों के बीच में ये पुल फंसा हुआ है, इसीलिए आज तक इसका कोई काम नहीं हुआ। अब तक का अगर मैं देखूँ ना आंकड़ा, 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं वहाँ पर। बिल्कुल, कईयों की तो लाशें ही नहीं मिलती सर, 3-3, 4-4 दिन तक गोताखोर ढूंढते रहते हैं। और 2 थानों के बीच का मामला फंस गया। पहले तो पुष्टि करो, कहाँ का रहने वाला था, मरने वाला कहाँ का था। मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश पुलिस FIR दर्ज करेगी, राजस्थान का रहने वाला है, पानी में बह करके कहाँ चला गया क्या पता चलेगा सर? सरहदें कहाँ होती हैं पानी में? हवाओं की सरहदें होती हैं क्या? पानियों की कोई सरहदें होती हैं क्या? आपने बना रखी होगी, प्रकृति ने तो नहीं बनाई। सरहद के हिसाब से FIR दर्ज होती है, फिर पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और दैट्स ऑल, मरने वाला मर गया। सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है पाली पुल। इस पर जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना पड़ेगा। और वहाँ जो विधायक हैं दानिश जी, इधर अशोक जी हैं खंडार के, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा बजट इसमें भी लगा दो साहब। इतना तो दिया होगा आपको गहलोत साहब ने कि आप इसकी फेंसिंग करवा दें ताकि ये जो आत्महत्याओं का सिलसिला है ये तो रुक पाए कम से कम। डिटेल है मेरे पास पूरी, कब किसने आत्महत्या करी, कहाँ का रहने वाला था, क्या नाम है। अगर आपको डिटेल देखनी है पेज पर जाएं आप, जी न्यूज़ पोर्टल के पेज पर आपको जो मैं बताता हूँ ना, इससे ज़्यादा खबरें भी मिलेंगी और विस्तार से मिलेंगी। पेज पर आप ज़रूर जाएं, पेज पर हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको। अनछुए पहलू में तो सिर्फ हम वो खबरें लेते हैं जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं और जो आपको और हमको प्रभावित करती हैं। बाकी छोटी छोटी सारी खबरें हैं वो भी आपको पेज पर ज़रूर मिलेंगी। शेयर करते चलिए सर साथ के साथ, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और शाम होते होते एक खबर और आई, सड़क हादसा हुआ सर। और सड़क हादसा कहाँ हुआ वो मैं बता देता हूँ। भाड़ौती मथुरा हाईवे पर मुरेल नदी के पास एक तेज़ रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के खेत में चली गई और वहाँ जा कर के पलटी खा गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और घायल होने वाले खैरदा के रहने वाले थे। किसी विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। एम्बुलेंस को बुलवाया गया और घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ उनका इलाज जारी है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, यानी हमारे शहर की। हमारे शहर से क्या कुछ हुआ, तो गंगापुर सिटी शहर में सबसे पहले तो हम सलाम करेंगे ASP हिमांशु जी को और डिप्टी साहब कालूराम जी को, और सलाम करेंगे SP सुधीर चौधरी जी को। क्या ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं साहब। जितने हैं ना मोस्ट वांटेड, उनको चुन चुन करके सलाखों के पीछे पहुँचाया जा रहा है।
ये वो लोग हैं सर जिन्होंने पिछले काफ़ी सालों से इस क्षेत्र में दहशत पैदा कर रखी थी। चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो कुंजी हो, चाहे वो नागराज हो, चाहे वो प्रेमराज हो। और आज जो पकड़ा गया है वो भी एक मामला जोरदार था। जोरदार मामला ये था, 19 तारीख को सूरवाल के रहने वाले शोएब का मर्डर हुआ था सर। ब्लाइंड केस था। ब्लाइंड केस ये था, इसलिए था कि इसको लेकर के शोएब के परिजनों ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। ठीक है, जब 1 तारीख को इलाज के दौरान जयपुर में उसकी मौत हो गई, एक को या शायद 2 को मौत हुई थी, तो उसकी जब मौत हो गई तब जाकर के परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया। अब आप सोचिए इतने लंबे गैप में अपराधी अपराध करके कितनी दूर निकल जाएगा, ये पुलिस को भी पता नहीं चलता। अगर आपने को तो पता है ना, इसलिए भागने में। हाँ, अगर आप तुरंत ही मुकदमा दर्ज करवाते तो पुलिस कार्रवाई करती। आप 10 दिन बाद में, 12 दिन बाद में अगर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लिबर्टी मिल जाती है क्रिमिनल को, एक लिबर्टी मिलती है, वो अपनी जो लोकेशन है वो चेंज करता है। ठीक है, उसके बावजूद भी साइबर एक्सपर्ट की मदद से, तकनीक की मदद से पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना, एसपी हिमांशु शर्मा और एसपी सुधीर चौधरी के नेतृत्व में उनकी साइबर टीम ने अजय जी आवाज़ की कंप्लेंट आ रही है, देखें आप एक बार। सही है। तो टीम ने, एक्सपर्ट ने काम किया और काम करते हुए आज इसमें मुख्य आरोपी जो था उसको गिरफ्तार किया है। मनोज मीणा खूंजेला का रहने वाला था और कस्बा शहर में जाकर के दबिश दी और वहाँ जाकर के इसको दबोचा और इसको अंदर फिट कर दिया। इसी तरह 2 दिन पहले, परसों आपको बताया होगा आशुतोष सर ने, मैंने देखी थी वो खबर, नेहरू और कुंजी, इन 2 को भी पकड़ा है पुलिस ने। ये भी बहुत बड़े अपराधी थे सर और बड़े वांछित थे। बिल्कुल, मासूम चेहरों के पीछे इनके जो काले कारनामे ना, उनकी जब फहरिस्त निकाल करके आप देखोगे ना तो बड़े काले कारनामे सर इनके। दहशत, फायरिंग कर देना, लूटपाट करना, दहशत के पर्याय बने हुए थे अपने। हाँ, और लगातार जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की जा रही है ना सर, वाकई में अब इससे कहीं ना कहीं एक चीज़ की निजात तो मिली कि कम से कम ये जो बड़े बड़े गुर्गे हैं ना, ये तो फिट हो गए। रही बात छोटी तो कर लेंगे। जो असली श्रेय जाता है पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना जी को जाता है। कालूराम मीना जी को इसलिए जाता है सर, एक तो क्या इस क्षेत्र की पूरी नॉलेज है उनको, जोग्राफिकल जो है ना, भौगोलिक स्थिति उसको वो अच्छे से समझते हैं। दूसरी बात क्या है कि मैंने देखा है उनकी कार्यप्रणाली, जिगर भी होना चाहिए कार्रवाई करने के लिए, ये बराबर जो उनमें जिगर है। बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आज पदम जी आपने, जिगर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो कुल मिला करके कि किसी के जिगर में दम है और किसी के ज़मीर में दम है। पहले ज़मीर में दम होनी चाहिए तो जिगर अपने आप काम करता है, तो वो बात है। चलिए, तो 2 दिन पहले नेहरू और कुंजी को जो पकड़ा था उनको भी अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब आपको मैं एक व्यक्ति से ऐसे मिलवाना चाह रहा हूँ जिनकी लाइव हमने चलवाई थी साहब। हमारे इब्रार जी पहुँचे थे, उस समय मैं जयपुर से आ रहा था, रास्ते में था और मेरे पास ये सूचना आई थी कि साहब एक नोटों से भरा गड्डी मिली, थैली, और पॉली बैग में था वो, और वो मिला। और मेरे पास जब सूचना आई तो मैंने इब्रार जी को फ़ोन किया, पदम जी को भी करा था, लेकिन पदम जी कहीं बिजी थे उस वक्त। इब्रार भैया वहाँ पहुँचे, उन्होंने लाइव चलाई और उनसे मिले। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आया, और ट्विस्ट क्या था वो मैं बताता हूँ। ट्विस्ट ये आया कि साहब, हालांकि हम उनसे ये नहीं करें कि हम उनको श्रेय नहीं देते, मगर जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उस नोटों की गड्डी को देखा और उसका ईमान फिर भी नहीं डोला। 1 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम थी सर, वो किसी का भी ईमान डोल सकता था। और कोरोना का पीरियड नहीं, वो कोरोना का पीरियड हो मत हो साहब, लेकिन 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसका क्रेडिट लिया पुलिस वालों ने कि साहब वो हम थे नाकाबंदी के दौरान, इस तरह हमको मिला। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस ने काम नहीं किया या पुलिस को क्या था, पुलिस को वो सौंपे गए थे सर। जितना श्रेय पुलिस को मिलना है उससे ज़्यादा श्रेय उसे मिलना चाहिए जिसने सबसे पहले उसे पुलिस तक पहुंचाया, और वो है अरमान। तो मैं अरमान से आपकी मुलाकात करवाता हूं, क्योंकि हमने CCTV फुटेज दिखाए थे सर, और उसमें सारे एविडेंस जो है वो साफ नज़र आ रहे थे, तो आप नकार नहीं सकते इस चीज़ को। अरमान आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अरमान है। अरमान, कहाँ रहते हो आप? मैं राजीव कॉलोनी में रहता हूँ सर। कैमरे में देखें आप, है ना, सीधे हो जाएं। हाँ, कहाँ रहते हो? राजीव कॉलोनी में। अच्छा अरमान, क्या हुआ था, क्या घटना थी वो? सर मैं उदय से आ रहा था और रास्ते में ब्रेकर पड़ता है, उसकी वहाँ पे पन्नी पड़ी थी पैसे की भरी हुई, तो मैंने उठाई थी उसको। 2-3 जने आए थे, उन्होंने पकड़ा, वो पैसे ना लिए थे उसने, और पलंग वाले सामने दुकान थी उसमें दे दी थी वो पैसे।
आपने उनको दे दिए? उनने दे दी थे उनको, मेरे से छिना ली थे उनने। क्यों छीन लिए आपसे? उनने पैसे देख के सर, पैसे बहुत सारे थे उसमें, 2 थैली भर के ही कम से कम, इतनी मोटी मोटी गिट्टी ही थी। उसने पैसे लेके फिर मैंने उनको, मेरे सेठ को फ़ोन करा था कि ऐसे तो पैसे पाए, उन्हें छिना लिए। फिर वो आए थे, फिर उनसे बात करी थी, वो कह रहे कोई के सामने गिनते। फिर उन्होंने आप चला गिन के, फिर मैंने पुलिस को बुला के उनकी सब। पुलिस को किसने बुलाया था? सर मैं ले गया था थाने। आप लेके गए थे ना? हाँ। वो पैसे आपने पुलिस को ले जा करके दिए थे? नहीं, उनने दिए थे पैसे, तो पैसे मैं पुलिस को ले गया था उनके पास। पहले इनसे पैसे छिना लिए गए थे जो इनके अच्छा पैसे एक बात बताओ अरमान, पुलिस को आपने कॉल किया था या पुलिस अपने आप आई थी? सर मैं गया था थाने। आपने क्या गई थाने जा करके? सर मैंने की सर ऐसे ऐसे पैसे ले लिए थे उनने, तो वो पैसे पुलिस कह रहे कौन के पास है, मैं उनके साथ चलो, उनके संग मैं चल गया, उनके संग पुलिस वाले उनने दे दिए थे पैसे। फिर ठीक है, तो कुल मिला करके ये है कि अरमान ने अपनी ईमानदारी दिखाई और इन्होंने बता दिया कि जिन्होंने इसके हाथ से पैसे लिए वो पैसे वहाँ हैं, और इसकी सूचना के बाद पुलिस वहाँ पहुँची थी। ये याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस ने गलत किया है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की छवि सुधारने के लिए आप किसी की छवि को धूमिल करें, ये भी तो सही नहीं है ना। इब्रार वहाँ पहुँचे थे, इब्रार जी ने वो पूरा लाइव दिखाई। इब्रार भाई आपने तो सीसीटीवी फुटेज भी देखे? सर मैंने जो आपको लाइव दिखाई थी उसमें इसकी पहले तो इसको पैसे मिले थे, तुरंत एक बंदा भग के आया था वहाँ पर, उसने इसके हाथ से पैसे लिए। ठीक है, ये बंदा बहुत देर तक सोचता रहा वहाँ पर, काफ़ी देर तक ये गाड़ी खड़ा करके रहा। उसके बाद में फिर इसको ऐसा लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर ये पैसे ले लेगा तो कहीं पता नहीं लगा कि नहीं लगा। इसने तुरंत पुलिस को सूचना दी, पुलिस वहाँ पर आई, वहाँ से पैसे बरामद किए और हमारा फर्ज भी है कि हमने पुलिस को हवाले कर दिए। ठीक है, तो इसका जो फर्ज था ये बिल्कुल तारीफ काबिल था। बिल्कुल, और मीडिया को भी सूचित किया है इन्होंने। इन लोगों ने अपन लोगों को भी फ़ोन किया है, हम लोगों का इंतज़ार किया है काफ़ी देर तक। वो तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो ये पैसे अपन वहीं बरामद कर लेते और वहीं की वहीं पता लग जाता कितने पैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। और राजा जी, इसका जी न्यूज़ पोर्टल का खबर का असर भी हुआ है? नहीं, खबर का असर भी हुआ है। जो जिसके पैसे थे वो मालिक भी पहुंच गया शाम को उदयपुर थाने में, और उसको वो पैसे मिल भी गए। लेकिन हमारे दिल में एक मलाल रहेगा सर, जितना क्रेडिट आप पुलिस वालों को दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा क्रेडिट अरमान को मिलना चाहिए, और अरमान के साथ साथ उन लोगों को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जिन्होंने हमें सूचना दी, जिन्होंने वो पैसे महफूज रखे, पूरी हिफाजत के साथ में रखे और उसके बाद पुलिस को दिए। मैं पुलिस को मैं ये नहीं कह रहा, वही कहते हैं ना कि आपके अच्छे होने से मैं बुरा नहीं होता हूँ। आप अच्छे हैं, मुझे इससे कोई इत्तेफाक नहीं है, मगर मैं बुरा नहीं हूँ सर। तो वही चीज़ है कि वही बात आई कि धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे, कम वक्त वो बातें हो जाती हैं। पर चलिए अरमान, बहुत बढ़िया आपने करा, और सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी का ये जज्बा जो है ना वो हमेशा बना करके रखना। कोई क्रेडिट दे ना दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। इतना क्रेडिट मिल गया, नहीं, कोई क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है सर। ईमानदारी वही बात है ना कि किसी का ज़मीर जिंदा है और किसी का नहीं है। कम से कम तुम्हारा ज़मीर तो जिंदा है, तो आपने अच्छी ईमानदारी का परिचय दिया। और जो ईमानदारी की सोच रखते हैं ना, कभी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल, नेकी कर दरिया में डाल, सबसे बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरमान आपका। और ये अरमान थे जिन्होंने एक बेहतरीन काम किया था, और इनको भी मैं सलाम करता हूँ, और उन पुलिस वालों को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने उस मालिक तक वो पैसे पहुँचाए और सुरक्षित रखे। ठीक है, आज एक सूचना और आई शाम को, और वो भी इब्रार बता रहे थे मुझे कि बिजली के करंट से एक व्यक्ति है उसके घायल होने की सूचना है। एसी का वो काम करता था बाबू, और एक मैरिज हॉल में वो काम कर रहा था। उस दौरान 11,000 kV जो लाइन थी उसकी चपेट में वो आ गया और ऊपर से नीचे गिरा। काफ़ी देर तक वो नाली में पड़ा रहा। उसके बाद में फिर लोगों ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन गंभीर स्थिति में उसको जयपुर रेफ़र कर दिया गया है। और उम्मीद ये करते हैं सकुशल वो अपने घर वापस आए और अपने परिवार के साथ अच्छी खुशी ज़िंदगी गुजारे, ये है। और आज पिरोदा का एक मामला था, मारपीट का मामला था। वो क्या मामला था? हमने दिखाया था, और किसी के साथ में एक व्यक्ति के द्वारा मारपीट, बुरी तरह वृद्ध के साथ में मारपीट की गई, जिसका राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी में इलाज चल रहा है। मारपीट किसने की थी? पिरोदा का रहने वाला, और मई के रहने वाले हैं, पिरोदा के रहने वाले हैं वो मारपीट करने वाले, जिनका पुलिस में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। कोई पुरानी रंजिश का मामला था क्या? कोई पैसे का लेन देन का मामला था। चलिए, तो वो भी एक लाइव आपको पदम जी ने दिखाया था। और अजय जी, एक गंगापुर सिटी में सुअरों का आसपास आतंक बहुत है। एक बाइक सवार जा रहा था, अपने घर पर जा रहा था, सामने सुअर आने से उसका बैलेंस खराब हो गया और वो बुरी तरह से घायल है। राजकीय चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा है। अब इनका इलाज कौन करेगा? इनका इलाज इनके मालिक ही करें, नहीं पाबंद करें। नहीं, एक नगर परिषद के पार्षद होने के नाते
मैं आपसे अगर इसका जवाब चाहूँ तो? बिल्कुल सभापति से कह के जो उनके मालिक हैं उनको पाबंद कराया जाएगा। और ये आवारा गौवंश का क्या हुआ? हमारा गौवंश का बिल्कुल अभी प्रक्रिया चल रही है, इसको शीघ्र ही गौशाला पर छोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने विरोध किया था, उसके बाद में अभी कार्रवाई की जा रही है अभी। तो ये सार्वजनिक शौचालयों की सफाई तो करवा दो पदम जी। बिल्कुल जो एक बात है बताऊं मैं आपको, कड़ा सच है ये कि मॉनिटरिंग के लिए तो निकलते हैं नगर परिषद के सभापति महोदय, लेकिन उसके बावजूद उनके कहने का कोई असर हो नहीं रहा है। सफाई कर्मचारी सफाई कर नहीं रहे हैं सर। जी बिल्कुल, ये जो ठेकेदार है कत्ते बिल्कुल कोई आंखों में इसके शर्म नहीं है। इसके हॉस्पिटल का भी ठेका है, हॉस्पिटल की इसने दुर्गति बना रखी है। आज भी हॉस्पिटल से जो बच्चा का वो है, बच्चा बाहर है, उसमें 2 दिन हो गए सफाई हुई है शौचालय की। वहाँ से भी फिर हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, जब जाकर उसकी सफाई हुई। नहीं तो अब इनका इलाज तो करना पड़ेगा आप लोगों को। ठेकेदार को हमारा प्रशासन से निवेदन है, बिल्कुल बराबर ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। मैं बिल्कुल खुल के इस बात को कह रहा हूँ, सभापति महोदय चाहे कितने बड़े दावे कर लें साहब, लेकिन उनके अपने कर्मचारी उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, उनके आदेशों को नहीं सुन रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया था पुरानी अनाज मंडी का, खुद सभापति वहाँ पहुँचे, सफाई कर्मचारी को वहाँ बुलाया, क्या कहानी हुई, क्या अंजाम हुआ? कुछ नहीं, कहानी वही ढाक के 3 पात निकली है सर। वो टॉयलेट अभी भी गंदा पड़ा हुआ है और सब कुछ वैसी की वैसी स्थिति है, कुछ नहीं हुआ सर उसमें। तो आप ये दावे मत करें सर। आप सत्यनारायण जी मंदिर के यहाँ भी एक दर्शक ने मुझे आज फोटो भेजे थे कि साहब 1 महीना हो गया, लाइन खुदी हुई पड़ी है। पदम जी सर भारद्वाज जी को बोलिए, आज हिमाचल मंडी के अंदर कूड़ेदान में एक महिला का सर कटा हुआ मिला है। महेश भाई अब हिमाचल की खबर है, अब इसमें तो हम क्या करें? क्राइम बढ़ता जा रहा है जी, कोई ना कोई। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर के ये है, देखिए समाज में क्राइम ख़त्म तो नहीं हो सकता। और अजय, हाँ ये क्या हुआ, ये फौजी की बेटी का भी इलाज सर, उसमें आप एक बार कॉल करें उनको, हमारे जो संवाददाता हैं उनको एक बार कॉल करें। नहीं, बहुत अच्छी याद दिलाई आपने कि वो फौजी की बेटी। अच्छा, आपको मेरे ड्रेसअप कैसा लगा आज का? वो भी पूछ लेता हूँ मैं, काफ़ी 2-3 दिन कमेंट आ रहे हैं आपके बारे में, लौटाया टाइगर। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं भी तो बेचैन था आप लोगों से मिलने के लिए। और अच्छा जी, एक जो केरल में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है। महिलाओं को 2000 रुपये दिए जाएंगे, 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। तो हमारा गहलोत सरकार से निवेदन है, राजस्थान सरकार के लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास किया और सरकार भी बनवाई है, थोड़ी गहलोत साहब थोड़े राजस्थान के लोगों पर भी इनायत कर दीजिए। नहीं कर तो रहे हैं, शराब के ठेके खुल गए, 525 करोड़ से ज़्यादा की इनकम कर ली। बराबर जो बिजली के बिलों पर राहत नहीं मिलेगी, वो तो बिजली पर राहत दीजिए, वो तो नहीं मिलेगी। और तो ये 2000 रुपये की जो घोषणा कर रहे हैं राजस्थान में भी कर दो। राजस्थान की महिलाओं और भाइयों बहनों ने तो आप पे विश्वास तो किया है ना। तो था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन रोडवेज फ्री कर दी थी महिलाओं के लिए, राखी के दिन फ्री कर देंगे, और क्या चाहिए। बराबर, इससे कुछ नहीं होगा। जो आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं केरल में, तो यहाँ भी थोड़ी मेहरबानी कर दें केरल सरकार, अभी तो एक बिजली के बिलों में राहत दे दें। और यहाँ भी नहीं, अभी तो एक चाबुक और चलने वाला है, आपको मैं बता दूं। 2 महीने के बिल की आप कह रहे हो ना, मार्च में वसूली के चक्कर में जो बिल 2 महीने में ना, वो 1.5 महीने में वसूल कर रहा है तुम्हारा बिजली विभाग। बिल्कुल। और अभी आपने बिजली विभाग का भ्रष्टाचार देखा कहाँ है साहब। और सबसे बड़ी बात तो ये अजय जी, जो किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ना, ये राजनीतिक लोग, मिलकर किसानों की डीपी उतारी जा रही है गांवों से। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों, ये कोई अच्छी बात है कि किसानों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं? किसान, अब पानी की जरूरत है, किसानों पानी की जरूरत है, और किसानों की जो डीपी उतार रहे हैं, थोड़ी बहुत शर्म तो करो। क्या बिल्कुल आंखों का पानी मर गया क्या आपका? हाँ, उनके बारे में हमने सूचना ली है, वो बच्ची अभी भी आईसीयू में भर्ती है और अभी खतरे से बाहर नहीं है, वो उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। लेकिन उम्मीद यही करेंगे, हम सब दुआएं करेंगे कि वो बच्ची ठीक हो जाए और उस पिता की जो अरदास है ना सर, उस पिता का जो दर्द है वो खुशी में बदल जाए, इतनी ज़रूर हम कहेंगे। लेकिन वो अभी आईसीयू में एडमिट है, हमने हमारे जो वहाँ के रिपोर्टर हैं उनसे मालूम की है सर। अच्छा जी, थोड़ा दर्शकों को खुल के बताएं कि क्या मामला था वो। उन्हीं के परिवार वालों से, अच्छा ठीक है, उन्हीं के परिवार वालों से बात हुई है हमारी, और वो मामला वही था, हॉस्पिटल की जो अव्यवस्थाएं थी वो देखने को मिली, और पदम जी ने उसका लाइव दिखाया था। फौजी का दर्द, बड़ा दर्द था सर, वो मानविक था सर वो लाइव, कि वो कितना चिल्ला रहा था अपनी बेटी की जान के लिए। मगर पुलिस अस्पताल का जो प्रशासन था ना, उसकी संवेदनाएं ख़त्म हो गई साहब।
क्योंकि सिस्टम में बंधा हुआ है ना, अच्छा जी, हम तो सिस्टम में बंधे अच्छा हुए जी, हैं। बिल्कुल सिस्टम पे जो हमारी बात हुई, जो हमने लाइव चलाई थी, इसके लिए मेरे को बहुत कुछ सुनना भी पड़ा, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है किसी के साथ में भेजा जाए। और उनका कहना था कि वजीरपुर से भी वो फौजी ज़बरदस्ती एक कंपाउंडर को उठा लाया। क्या ज़बरदस्ती कैसे लेके आया? क्या आपका सरकार का या डॉक्टरों का फर्ज नहीं बनता उनके मरीज़ के साथ में भेजा जाए? नहीं हो सकता है, देखिए आपका कोई नियम ना हो, मगर इंसानियत नियम तो बनाना चाहिए। नहीं, ऐसे नियम- मामलों में- चलिए मार मतलब- दीजिए गोली मतलब कोई साहब। अज्ञात कोई व्यक्ति के अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके साथ में कोई भेजोगे नहीं आप? नहीं, आप एक बात बताइए, क्या वो ये लोग अगर नियमों की इतनी दुहाई देते हैं साहब, तो नियमों के अनुसार कभी काम भी कर दिया करो लोगों के। नियमों के अनुसार वहाँ नियम याद नहीं आता आपको कि जो काम इतनी जल्दी करना है, हमको कितने टाइम में करना है, वहाँ नियम याद नहीं आता आपको। अगर कहीं इंसानियत का तकाजा हो ना, अगर नियम तो की नियमों को ध्यान अच्छा रख जी, देना। अगर नियम की बात करते हैं ना, तो कितने बजे आप आते हो हॉस्पिटल और पहुंचते हो? कितने बजे हॉस्पिटल जल्दी छोड़ देते हो आप? जबकि 3 बजे का टाइम है, 1 बजे से हॉस्पिटल छोड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आजकल एक चीज़ और सुनने में आ रही है पदम जी, कि एक पति पत्नी हैं जो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और उन्होंने अपना हॉस्पिटल खोल लिया। आजकल उनके बारे में भी सुनने में अच्छा खासा आ रहा है साहब, नहीं, अजय जी, कि वो ज़्यादातर है ना अपने ही हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको अजय जी, शशि मिनिया जी ने तो इस्तीफा दे दिया है, वो बराबर वहाँ से शिफ्ट हो गई हैं। ठीक है। और जो डॉक्टर साहब हैं वो बराबर ड्यूटी कर रहे हैं। चलिए, तो कुल मिला करके इंसानियत का तकाजा है, ईमानदारी से अपना काम करिए सर, हम भी आपकी सराहना करेंगे और आपको सलाम करेंगे। ये आज दिन भर की तमाम खबरें थी, तमाम अपडेट थी, और उम्मीद ये करता हूँ कि आपको उसी फ्लेवर के साथ में। कौन है? हेलो, बताइए। हाँ, वो तो कल चल गई थी सर खबर। हाँ, नहीं, लेकिन कल प्रशासन ने उनको पाबंद कर दिया था ना। चलिए ठीक है सर, मैं अभी मालूम कर। ओके सर, ओके, बिल्कुल, इस पर अभी संज्ञान लेते हैं हम। ओके, तो एक और मामला आया है, चलिए मैं इसको अभी दिखवा लेता हूँ। वैसे कल प्रशासन ने उनको पाबंद कर दिया था। ठीक है जी, ये और पढ़ें। पदम सर, राजेश सर को बोलिए, नारौली वाले अपराधी का क्या हुआ जिसने लेडीज़ का पैर काटा था? हाँ महेश जी, बिल्कुल। इस मामले में बदन जी से मुझे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सर 3-4 दिन से बिल्कुल छुट्टी पे था और मैं इस मामले को देख नहीं पाया था। लेकिन आप भरोसा रखिए, मैं कल ही इस मामले में मालूमात करता हूँ कि क्या हुआ और उसमें क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि अब तक तो हो जाना चाहिए था वो, और अगर नहीं हुआ है तो फिर मुझे ज़रूर उच्च अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी इस मामले में, कि जब अपराधी रात दिन वहीं घूम रहा है तो आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, जबकि बदन जी ने मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द से जल्द उनको अरेस्ट कर लूँगा। तो महेश जी बेफिक्र रहिए, मैं इस बारे में ज़रूर। रोडों के मामले में तो सब जगह पूरे गंगापुर सिटी में खुदा है, और जहाँ नहीं खुदा है वहाँ भी घुस जाएगा, चाहे दोना पत्थर वाली गली हो, चाहे नया बाजार हो, चाहे देवी स्टोर चला है, पूरे गंगापुर में खुदा ही खुदा मिलेगा आपको। या मेरे खुदा, इतना ना खुदा, और जहाँ नहीं खुदा है वहाँ भी खुदा मिल जाएगा। खुदवा देंगे, है ना। अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। और कल से एक खबर बड़ा ट्रेंड कर रही थी सर, मैं जयपुर था तब भी मैंने वो देखा था, हमारे विधायक रामकेश जी का। कल साहब उन्होंने ऐसा बड़ा ज़ोरदार बयान दिया कि उस बयान को लेकर मैं डिबेट ज़रूर करूँगा, बिल्कुल डिबेट करूँगा एक्सपर्ट के साथ में, बिल्कुल एक्सपर्ट में, जिसमें सभी आदिवासी, हाँ, लोग भी मुझे होंगे। एक बात समझ में नहीं आ रही, नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान में जो मजहब बने, जो धर्म बने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। फिर बनी जातियाँ और उपजातियाँ, ब्राह्मण, बनिया, मीणा, गुजर, खाती, पता नहीं और कितनी जांगड़ समाज है, कितने सारे समाज बन गए साहब। अच्छी बात है, सब अपने अपने समाज के साथ, अपने अपने नियमों के साथ में, अपनी अपनी मर्यादाओं के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे विधायक महोदय ने पता नहीं क्या सोच करके एक बयान दिया कि साहब आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है। तो कौन सा धर्म है साहब, बताएंगे आप हमें? किसे खुश करने के लिए आपने ये बयान दिया, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कौन सा आपका वोट बैंक है जिसको आप पकड़ना चाह रहे हो। लेकिन बयान देने से पहले इतना तो सोचना चाहिए था कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मीणा और गुर्जर समाज एक ऐसा समाज है सर जो हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है। बरसों से ये लोग गाँवों में इतने भाईचारे और इतनी मोहब्बत के साथ एक जाजम पर बैठते आए हैं, जिनको चंद लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए
ऐसा भिड़ाया साहब कि पहले भी दर्द झेला है, कई बार मीणा समाज ने झेला और कई बार गुर्जर समाज ने झेला। अब नया और वह कहने कांटा में भैरों जी वो और पैदा हो गया कि साहब आदिवासी हिंदू नहीं है तो क्या है साहब, बताएंगे आप हमको? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विधायक रामकेश जी मीणा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आदिवासी समाज के। तो क्या करें? बराबर उनकी सोच है या उनका मानना होगा, ये उनका मामला है और इस पे स्पष्ट कर दो ना। अपन एक्सपर्ट बुलाकर ही इस पे बात, नहीं बिल्कुल, एक्सपर्ट बुलाकर ही बात मैं की पहले भी ये कह चुका हूं विधायक महोदय कि आपके बहुत सारे ऑडियो वायरल हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजी आपकी आई है जिसको लेकर के समाज में एक गलत मैसेज जाता है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं सर, जब बोलें तो ये सोचें कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा मेरे समाज पर। किसी एक तबके को खुश करने के लिए आप मैक्सिमम तबकों को कैसे निराश कर सकते हैं? आप सबके हैं सर, किसी एक तबके के नहीं हैं आप सबके हैं। और इसमें क्या है सही क्या गलत है इसको लेकर के मैं डिबेट ज़रूर करवाऊंगा, लेकिन उम्मीद ये करता हूँ पहले मेरी तबीयत ठीक हो और मेरा गला पहले की तरह दुरुस्त हो। बताना चाहूँगा माननीय विधायक महोदय को, तो आप आदिवासी समाज में आते हैं और हिंदू समाज से अगर आपका कोई मतलब नहीं है तो आप जो गणेश कोली समाज की जो गणेश शोभा यात्रा निकलते हैं उसके मुख्य अतिथि भी बनते हैं और सबसे पहले पूजा भी आप ही करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सवाल तो बहुत हैं साहब, सवाल तो अभी खड़े होंगे क्योंकि सवालों को आपने पैदा कर दिया, पर चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एक दिलचस्प बात और बता दूं मैं आपको कि हम लगातार है ना जो है विधायक महोदय से संपर्क करते हैं हर छोटी छोटी बात पे। और आवाज़ कहाँ से आ रही है सर? ये कई बार हर छोटी छोटी बात पर हमें ना विधायक महोदय को मैं आजकल सीधा फ़ोन करता हूँ उनको। हाँ, कौन है? पुलिस वाले इनको धमका रहे हैं, लड़के जिन्हें शिकायत करी। कौन कह रहा है ये बात? ये जो लड़के ने शिकायत करी ना। हाँ, तो उनको क्यों धमका रहे हैं? शिकायत तो हम करते हैं अभी। आप डिप्टी साहब को फ़ोन मिलाइए, बाद में मैं बात कर लूँगा। बिल्कुल नहीं, मैं कर दूंगा, इसमें बात कर लेंगे। तो कुल मिला करके ये है कि नए नए विवाद नई नई चीज़ें पैदा ना करें साहब, ये शहर की तरफ ध्यान दे लें और ये जो खड्डे हैं ना इनको भरने का प्रयास करें और जख्म ज़्यादा ना दें। अच्छा जी, हम इसके लिए कहना चाहेंगे आदिवासी समाज के लोगों से भी कहना चाहेंगे और सर्व समाज के लोगों से इस मुद्दे पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। क्या आप रखते हैं मुद्दा? नहीं, मुद्दा सबसे बड़ी बात यह है कि आदि अनादि काल से जो जिस मोहब्बत और भाईचारे के साथ हम सारे समाज सारी जातियां एक साथ रहती आई हैं, उसमें ये नई चीज़ें पैदा क्यों हो रही हैं? आपने ये नया सुगुफा छेड़ा ही क्यों कि ये आदिवासी है, हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, तो सर नया धर्म चलाना है क्या? आदिवासी अलग से कोई धर्म बनाना चाह रहे हो क्या? और राजा जी, धर्म के नाम पर तो कोई आरक्षण मिलता भी नहीं है। धर्म के नाम पर तो नहीं मिलता, जातियों के नाम पर तो मिलेगा। तो इन सारे मुद्दों पर हम एक डिबेट प्रोग्राम ज़रूर रखेंगे सर। और ये याद रखिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम ये चाहते हैं समाज में हमेशा एक अच्छा मैसेज जाए, गलत मैसेज कभी ना जाए, ना किसी जाति से, ना किसी समाज से, ना किसी मजहब से कोई मतलब नहीं है। देखिए, वो कहते हैं ना कि क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे, और हमसे अच्छे तो इन परिंदों की जात है जो कभी मंदिर पे जा बैठे और कभी मस्जिद पे जा बैठे। वो जातियां नहीं देखते साहब। इस मामले में विधायक महोदय से भी वार्ता लाइव नहीं, बिल्कुल करें, जोड़े तो सही, बिल्कुल वार्ता की जाएगी। नहीं, हम तो तैयार हैं साहब। हमने तो गणतंत्र दिवस के दिन भी फोन करा था कि सर बधाई दे दो, नहीं की। बजट के दिन मैंने प्रतिक्रिया मांगी, नहीं दी। जबकि मैं कल बता दूं आपको, जब बड़े बड़े नेशनल चैनल वाले जब माइक और आईडी लेकर के पहुंचे थे ना, तो अपना स्टेज छोड़ करके भी कोने में आ गए थे अपना इंटरव्यू अपनी वाइड देने के लिए। ये बिल्कुल मैं आई विटनेस हूँ इसका, मैंने पूरा वीडियो देखा है सर वो। क्योंकि अजय जी माननीय विधायक गंगापुर सिटी के विधायक है और गंगापुर सिटी की जनता भी जानना चाहेगी इस मामले में, बराबर उनके निवास पर जाकर बराबर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। बिल्कुल कोशिश करेंगे हम, हमारा उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहा। हम तो हमेशा से विधायक महोदय से कहे कि सर बिल्कुल बेबाक तरीके से आप अपनी बात, अपने विचार, अपने जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं वो रखा करें, मगर अब क्या करें साहब, वही बात आती है कि मैं बोलूँगा तो बोलोगे कि बोलता है, तो इसीलिए भगवान ने शायद हो सकता है मेरी आवाज़ ही छीन ली कि अब आपको ज़्यादा नहीं बोलना, कम बोलना है। मीना साहब कह रहे हैं हमारे दर्शक, विधायक साहब जी, पाचनाक बांधों की नहरों को पानी खुलवाने के लिए आगे आओ ताकि गाँवों में पीने का पानी मिल सके, गर्मी आ रही है। ऋषिकेश भाई, तुम्हारी जुबान में छाले पड़ गए और मेरी जुबान में छाले पड़ गए। पाचना को खुलवाते वो तो नज़र ही नहीं आता विधायक महोदय को, वो नज़र ही कब आया बताओ?
एक शब्द नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते हैं वो इस मामले पर। कितनी वर्षों से हम मांग करते आ रहे हैं, सर प्लीज़ कुछ कर दो, आपके हाथ में सब कुछ है, बैठो, आप में मादा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि नहीं ये मेरे गांव हैं और बिल्कुल तरस रहे हैं आज वहाँ के किसान पाचना के लिए। अच्छा जी, बराबर अगर विधायक महोदय चाहे ना, बराबर पाचना के पानी बांध खुल सकता है। विधायक महोदय में काफ़ी ताकत है और काफ़ी मतलब क्या सरकार को बचाए हुए हैं। चलिए, और शेयर बहुत कम लोगों ने किया, इसका मुझे बेहद अफसोस है दोस्तों, आज बहुत कम शेयर किया है। नहीं बिल्कुल, और अगर यही है तो फिर ठीक है। आज राजा जी कहीं ऐसा तो नहीं है लालू खावे में ज़्यादा? नहीं, वो ठीक है। कल से आशुतोष जी को ही बुलाऊंगा मैं, और आशुतोष जी की आज तबीयत ख़राब थी, कल से आशुतोष जी ही किया करेंगे साहब, है ना। अपनी बात भी नहीं आया ना, मिस करोगे। वो एक गाना है ना, हाँ मुझे छोड़ के जब तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं भी, मेरी पहले की बजाय तबीयत ठीक है अब, और लगातार ट्रीटमेंट मेरा जारी है। और डॉक्टर ने देखिए, अगर सही बताऊँ ना ईमानदारी से, तो मुझसे ये कहा है कि आपको घर में भी नहीं बोलना। अगर घर में भी आपको कोई बात करनी है तो लिख करके बताएं, बोलें नहीं। लेकिन क्या करूं, बोलना तो पड़ेगा। अच्छा जी, वही वाली बात क्या करो जिससे जैसे कि कभी सभी हमारे मजाक चलती है हमारे घर में, तो कभी सभी व्रत करते हैं ना हम और हमारे घर वाले पत्नी, तो जब ज़्यादा भूख लगती है तो मैं कहता हूँ रजाई में ओढ़ के खाना खा लूँ, कोई देखेगा तो नहीं। हाँ। इसी तरह आप भी थोड़ा दुबक के बोले। अच्छा, घर से बाहर। चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि पदम जी और उनके किस्से इसी तरह चलते रहेंगे। जी न्यूज़ पोर्टल बेबाक तरीके से आपको हर खबर दिखाता रहेगा। मेरे जितने भी पत्रकार भाई हैं वो बहुत मेहनत करते हैं सर, दिन रात लाइव दिखाने के लिए। लेकिन आप लोगों से जो उम्मीदें हम करते हैं ना कि आप खबरों को शेयर करें। आज जो खबर इब्रार भाई ने दिखाई थी ना, ये नोटों वाली, इसको तो अच्छा शेयर करा था मेरे ख्याल से, क्योंकि लगा तुरंत ही बहुत अच्छी व्यूज़ मिल गए थे उसको। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करा करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार खबरों को देखते रहें और उम्मीद ये करता हूँ मेरी तबीयत जल्द से जल्द ठीक होगी और मैं फिर से अच्छे तरीके से और बोल पाऊँगा। जैसे अब मैं इतनी देर बोला हूँ, अब मुझे हल्का दर्द महसूस होने लगा है, क्योंकि 2-3 दिन से चुप था तो लगा कि राहत मिल गई, लेकिन अब फिर वही गड़बड़ हो गई। चलिए कोई बात नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।